चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 121वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दीपावली की पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी की दीपावली एकदम मंगलमय हो और सुख और समृद्धि आपको प्राप्त हो। हम बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों के विषय पर बात करते चले आ रहे हैं। पिछले सप्ताह रीवा के बच्चों ने जिस प्रकार के प्रश्न पूछे थे वातावरण को लेकर के या दीपावली के त्योहारों को लेकर के, तो उसी उसी सिलसिले में हमने डॉक्टर साहब से आग्रह किया था कि फेस्टिवल सीजन में बच्चों से संबंधित क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय मेहता जी जुड़े हुए हैं, MBBS पीजी डिप्लोमा अस्थि रोग एवं डिप्लोमा इन हर्बल एंड नेचुरोपैथी। एक डॉक्टर के अलावा एक बहुत ही बेहद ही संजीदा व्यक्तित्व है आपका। कोई भी महामारी हो, चाहे भोपाल गैस कांड हो, चाहे वर्तमान में अभी हम देखें कोविड काल हो, आपके द्वारा किया गया सहयोग, आपके द्वारा किया गया कार्य निश्चित रूप से समाज को प्रेरणा देता है, हम सबको प्रेरणा देता है। एक लंबा अनुभव रहा है आपका सामाजिक कार्यों का भी। एक डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी हैं। तो डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए कि त्योहार के सीजन में, खासकर दीपावली के समय में, ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो बच्चों को रखनी चाहिए। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। आपका माइक बंद है डॉक्टर साहब। नमस्कार कृपाशंकर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब आ रही है। सबको बहुत बहुत नमस्कार। कृपाशंकर जी ने अभी जो कसीदे पढ़े उनको मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरा काम है, और मेरे काम करने के लिए अगर कोई मुझे ये बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी। कोई जरूरत नहीं इन बातों की। मैं अपना काम कर रहा हूँ, और ये ट्रॉमा पे और एक्सीडेंट पे और किसी को चोट लगने पर क्या किया जा सकता है, ये मेरा फेवरेट विषय है। मेरा ये मानना है कि समाज को ये प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है। अक्सर जब किसी को चोट लगती है, कोई दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले आदमी भागने की कोशिश करता है। मेरा ये प्रयास है कि समाज में अगर हम इन कुछ बातों को समझ लें तो हम काफी लोगों की जान बचा सकते हैं और काफी लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। देखिए, अगर ऐसा कोई हार्ट का किसी का बंद हो जाए एकदम से, और अगर हम उसको प्रॉपरली CPR दे पाए, तो आप मान के चलिए कि 100 में से आप 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बचा सकते हैं, जो नहीं तो वो 5 मर जाते। दूसरा, ये मेरे पास विचार कहाँ से आया कि ट्रॉमा पे काम करूं। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है ट्रॉमा पे कि क्या करें करके। ये विचार ऐसे आया कि आपने अक्सर, मैं छोटी सी बात बताता हूं तो मेरे को लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंचेगी, उसके बाद अपन डिटेल में बात करेंगे। और कृपाशंकर जी, आपकी इजाजत है इस बात के लिए? आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने के बाद आहत व्यक्ति, अपन पेपर में हमेशा देखते हैं कि वो लिखा होता है कि रास्ते में मर गया। ना वो सड़क पे मरता है और न वो अस्पताल में मरता है। उस पे हमने शोध किया। मेरे साथ SW नकवी, उस टाइम SP भोपाल हुआ करते थे, IPS मेरे मित्र थे, वो डॉक्टर भी थे। हम लोगों ने उस पर विचार किया और जब देखा तो हमने पाया, और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी आदमी को चोट लगती है हाथ को, और उसके मुंह में खून भर जाता है या उल्टी भर जाती है, वॉमिट कर देता है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर सीधे उठा दो और वो बेहोश है, तो जो वॉमिट है या जो ब्लड है उसकी सांस नली में चला जाएगा और वो चोकिंग से मर जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है पेशेंट शिफ्टिंग रॉन्ग तरीके से करने में, मरीज का मरने का। जो आप पेपर में पढ़ते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, रास्ते में मर गया। रास्ते में क्यों मरेगा? या तो वो सड़क पे मर सकता है, वो अस्पताल में मर सकता है। रास्ते में इसलिए मरता है कि उसकी शिफ्टिंग जो होती है वो सेफ तरीके से नहीं होती है, उसको सही तरीके से नहीं करते हैं। इस बातों को मद्देनजर रख के इस पे लंबे समय काम किया हम लोगों ने, फिर एक पुस्तक भी लिखी, और उसी पे मैं बार बार बात करना पसंद करता हूँ, जिसके लिए आज कृपाशंकर चौबे जी ने मुझे बुलाया। मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि अगर मेरी कही बात से अगर कुछ लोगों की भी जान बचती है तो ये एक बड़ा सार्थक कार्य होगा मेरे जीवन का। इसलिए मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। क्या मुझे इजाजत है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन डॉक्टर पा साहब, बिल्कुल जी। दो बातें, एक तो सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे सर, एवरीबॉडी इज हियरिंग। If everybody is hearing, I just want to have attention of everybody कि इसको समझने की बात है कि अगर हम ये करेंगे तो शायद सार्थकता से हम किसी की मदद कर पाएंगे। मेरा प्रयास इसी बात का और मेरा अनुरोध इसी बात का रहेगा, क्योंकि अभी दीपावली का सीजन है और उसमें मुझे खास करके स्ट्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। अभी मेरी स्क्रीन आ गई है? नहीं आई डॉक्टर साहब।
अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई आप लोगों को। अभी आई है? नहीं, अच्छा, पहले आ गई थी, अब मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है 1 आध हाँ मिनट का कोई बात टाइम लग सकता है नहीं जी। मुझे। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर कैंसल। आईटी टीम आप शेयर कर सकते हैं क्या प्रेजेंटेशन? आपके पास भी है व्हाट्सएप, देखिए अनिल जी। अनिल जी, चेकिंग, लेट मी डाउनलोड दिस। या वेटिंग। एक झलक आया था। मैंने वो व्हाट्सएप पे भी डॉक्टर साहब हमारी टीम प्रयास कर रही है, वहां से हो जाएगा तो हम कर लेते हैं। 2 अभी मिनट। आया, अभी आया क्या? शायद अभी नहीं आया डॉक्टर साहब। पहले एक बार आ चुका है। मैं हाँ प्रयास करता हूँ मेरे हॉस्पिटल में जो एक्सपर्ट है वो कुछ करे। देख लीजिए, नहीं तो हमारी टीम भी कर रही है, 2 मिनट लगेगा। दीपक को बोला ना। खैर, जब तक ये शेयर होता है मैं आपको दो हाँ तीन बातें जी बता, जी दो जी। तीन बातें ऐसी, दीपक को बुला देना। 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जैसे ये एक पुस्तक हम लोगों ने लिखी है, ये शायद उल्टी दिखेगी, क्या करें। इसमें हमने प्रयास किया है कि वो सारी बातें जिन बातों से हमारे जीवन में रोजमर्रा में हमें जरूरत पड़ती है और हम मदद नहीं कर पाते हैं। मेरे यहाँ एक दीपक एक्सपर्ट है, देखना दीपक ये कैसे शेयर होगी। इसमें हम मतलब दुर्घटना से प्राथमिक उपचार, जलना, करंट लगना, कुत्ते का काटना, सांप काटना, कीड़े, गले में फंसना, पानी में डूबना, फांसी पे लटकना, दमा, चक्कर, जहर, चोट, हृदयघात, खेलकूद की चोट, ये सारे हम लोगों ने सारी की सारी चीजें इसमें कवर करी हैं। और अभी मेरे ख्याल से आ गया है, शेयर हुआ है। जी डॉक्टर साहब हो गया। ओके फाइन। तो चाइल्ड Yes. कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड राष्ट्रीय सेवा भारती को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया है। आप मुझे टॉपिक दिया था प्रिकॉशन टू बी टेकन फॉर चिल्ड्रन इन फेस्टिवल सीजन, पर मैं उसके पहले कुछ हेल्थ प्रॉब्लम और जनरल बातें करना चाहूंगा। हेल्थ प्रॉब्लम में होता है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, फूड, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ एंड कम्युनिकेबल डिसीज। इसको अपन छोड़ दें क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं फर्स्ट एड से चालू करता हूँ क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है तो फर्स्ट एड ही सबसे पहले आता है, चाहे वो चोट लगना हो, चाहे वो आग लगना हो, चाहे एक्सीडेंट हो। गोल्डन रूल फर्स्ट ऑर्डर का कि मतलब अगर हम किसी को ये बोलें कि कौन सी सबसे जरूरी बात है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि भगना नहीं है, बी कूल काम, डोंट पैनिक। एंड फर्स्ट एड का होता है एबीसी ऑफ लाइफ सपोर्ट। ए इज एयरवे, बी इज ब्रीदिंग एंड सी इज सर्कुलेशन। एयरवे जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आदमी की एक्सीडेंट में चोट होती है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग उनका प्रॉपर ना हो तो वो शिफ्टिंग प्रॉपर में मैंने जैसे बताया था कि खून या उल्टी अगर बेहोश आदमी है और उसके मुंह में भरी है तो एयरवे में चली जाएगी, और एयरवे में चली जाएगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसके कारण उसकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है, और जो अक्सर होता है। इसलिए सबसे पहली बात आती है कि हमें जब भी कोई बेहोश या आहत व्यक्ति मिले, हम उसका एयरवे क्लीन करें, उसकी ब्रीदिंग देखें चल रही कि नहीं चल रही, और उसका सर्कुलेशन देखें। ये बहुत छोटी छोटी बात है। सर्कुलेशन कैसे देखते हैं हमें मालूम है कि आर्टेरियल देखते हैं या उसका चेस्ट पे हाथ रखते हैं और उसका हार्ट बीट्स देख लेते हैं। आगे इस चोट के कारण नुकसान न हो इसका बात ध्यान रखते हैं, और इस बात का रीअश्योरेंस रखते हैं कि ये कहानी और आगे ना बढ़े। अब मैं बात करूंगा प्राथमिक चिकित्सा जागरूकता की। मैंने जैसे पहले बताया, इट इज असिस्टेंट ट्रीटमेंट बिफोर द एम्बुलेंस एंड क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट। शुरू से मैं कहते आया हूं कि जब तक कोई क्वालिफाइड एक्सपर्ट मेडिकल नहीं आ जाए या एम्बुलेंस नहीं आ जाए, तब तक जो कार्य हो रहा है उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। ये हम लोगों की डेफिनेशन, हम लोग का ऐसा मानना है। इसमें हमारा लाइफ प्रिजर्व करने का है, उसकी कंडीशन और ना बिगड़े और उसकी रिकवरी अच्छी हो जाए। ये 3 बातों को हम ध्यान रखते हुए फर्स्ट एड का एम रखते हैं। प्रोटेक्ट, रक्षा, परीक्षा और चेतावनी, 3 चीजें अपन ने बात करी। प्रोटेक्ट, एग्जामिन, अलर्ट, इन 3 एक्सपर्ट पे काम करते हैं। पहला प्रोटेक्ट, हम प्रोटेक्ट करते हैं कि उसको और कोई तकलीफ ना हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट आ रहा है तो उसको कर दें, अगर आग लगी है तो उसको बुझा दें। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने में एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आप लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं और बहुत सारी जगह सफर करते हैं, तो प्रोटेक्ट में सबसे पहली बात आती है कि पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और उसके बाद आहत व्यक्ति को प्रोटेक्ट करें। जैसे अगर आग लगी है तो पहले अपने आप को किसी कंबल या किसी से सुरक्षित करें और फिर उसको बचाने जाएं। या जैसे आपने सुना होगा कि पानी में कोई डूब रहा है, उसको बचाने गए तो दोनों डूब गए, तो पहले अपने आप को सुरक्षित करें कि आप कैसे निकल पाएंगे, रस्सी से आपको बांध लें और उसको बचाएं।
ऐसे ही आपने अगर एयरप्लेन में बैठे हैं तो आप वो देखा होगा, एयर होस्टेस बोलती है कि सबसे पहले मास्क अपने लगाएं फिर बगल वाले को लगाएं। अक्सर गलती ये होती है कि हम दूसरे को बचाने के चक्कर में अगर किसी आहत को बचाने जा रहे हो, हमने अपनी सुरक्षा नहीं करी, वो घबराहट में रहता है, वो आपको पकड़ लेता है। अगर आग लगी तो आग से हो सकता है, वो अगर ज्वलनशील पदार्थ से तो ज्वलनशील पदार्थ से हो सकता है, वो पानी में डूब रहा है तो पानी डूबने हो सकता है, वो किसी कार में फंसा है और आप निकालने गए और कार उल्टी हो सकती है। तो पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि हमें अपने को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद उसकी अपने को, लेकिन करना है, ऐसा नहीं कि अपने प्रोटेक्ट करने में भाग गए। एक तरीका प्रोटेक्ट करने का ये होता है कि हम भाग गए, वो कहानी नहीं होनी चाहिए। हमारा ये होना चाहिए मकसद कि हम उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करके उसको बचाने के लिए जाएं। फिर विक्टिम का जो चोटग्रस्त आदमी, उसको देखना कि उसकी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वो कॉन्शियसनेस है कि नहीं, उसका सर्कुलेशन है कि नहीं। ये बातें अपन बाद में डिटेल में कभी और कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइड 40 है और मुझे लगता है आधे घंटे के समय में मैं शॉर्ट में इसको निपटाता चलूंगा। अगर बीच में किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। मुझे आप लोगों की आवाज शायद नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब लास्ट में लेंगे हम प्रश्न, आप ओके, कंटिन्यू करिए। ठीक है। अब अलर्ट, तीसरी चीज आती है अलर्ट। अलर्ट मतलब हमने जैसे ही किसी को बचाने की कोशिश करी, उसको बचाया, और साथ में हमारा काम होता है कि हम जल्दी से जल्दी जहां से हमें और सुविधा मिल सकती है, फोन, मोबाइल या किसी के द्वारा उसको बुला लें। ट्रीट द विक्टिम। अब जब सबसे पहले बात आती है कि जो आहत व्यक्ति, उसका क्या करेंगे हम। उसको अगर खून बह रहा है तो सबसे अच्छा तरीका होता है खून बहने में कि हम उसके जहां से खून बह रहा है उस जगह को साफ कर दें और उसको दबा दें कि खून और ना बहे। बार बार उठा के देखने की कोशिश नहीं करेंगे खून बंद हुआ कि नहीं, क्योंकि खून को अगर बंद करना है, अगर छोटी भी आर्टरी है तो 3 से 5 मिनट लेता है, तब तक हमको प्रेशर बनाए रखना चाहिए। मैं शुरू में भी बोल चुका हूं कि ओपन द एयरवे, वायु मार्ग जिससे वो सांस लेता है। अगर मुंह में वोमिट है या ब्लड भरा हुआ है तो सबसे पहले उसको साफ कर दें। इसके बाद आता है सीपीआर, जिसमें आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड सेंट्रल चेस्ट कंप्रेशन, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन। इसके बारे में मैं आपको अलग से भी बात करूंगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर पेशेंट को शिफ्टिंग करते टाइम मैंने बोला था ना, जैसे कि वो सीधे सीधे उठा लो तो अगर इसका स्पाइन फ्रैक्चर है तो पैरालिसिस हो सकता है या क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है, या मुंह में अगर खून भरा है तो उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो हमने उसका मुंह साफ कर दिया और उसको करवट से लिटाया। इस बारे में अभी मैं आपको दूसरी स्लाइड में बताऊंगा। और उसका निरीक्षण करते रहें कि कोई चीज बिगड़ तो नहीं रही है। ये ट्रीटमेंट करने का एक ऐसा सिंपल सा तरीका है जिसमें मेडिकल असिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। एक आम आदमी जिसके पास बेसिक आईक्यू है वो भी कर सकता है। अब ब्लड लॉस के बारे में मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको सफाई करें और उसको डायरेक्ट प्रेशर वूंड पे रखें, जैसे कोई कपड़ा या कोई चीज लेके। अगर नहीं है तो हाथ से ही जहां से ब्लड निकल रहा है उस जगह को दबा के रखें। वैसे गॉज, हैंडकरचीफ, ग्लव्स, इन चीजों का यूज हो सकता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपने, जैसे मैंने इस फोटो में बताया कि सीधे अपने हाथ से उसकी मदद कर सकते हैं। ब्लड लॉस अगर हो रहा है तो अगर हाथ, जिसको जैसे मैंने पहले बताया आपने डायरेक्ट लगाया, लेकिन अगर डायरेक्ट के बाद भी आपको लगता है कि ब्लीडिंग बहुत तेज हो रही है, अगर हाथ में इस जगह पे कटा है तो एक आर्टरी होती है बह रही है, तो उसकी जगह आप यहाँ ऊपर से प्रेशर बांध देंगे जहां से ब्लीडिंग हो रही है, उसके ऊपर से, जिसमें मैंने पॉइंट्स बना के बताए हैं, तो वो प्रेशर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर उस प्रेशर पॉइंट पे अगर आप लगा देंगे तो जो उसके बाद वाला पोर्शन है उसमें से ब्लीडिंग कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा यूज होता है ब्रेकियल, जो यहाँ पे इनर पार्ट ऑफ आर्म में, यहाँ पे अगर हम दबा देंगे, यहाँ से आर्टरी दबती है तो इधर का सर्कुलेशन रुक जाता है। ऐसे ही हम अगर ग्रॉइन में दबा देते हैं पांव का सर्कुलेशन रुक जाता है। ब्लड लॉस के बारे में बताया कि ये तो पहले प्रेशर पॉइंट्स की हो गई, लेकिन अगर कोई चीज पूरी तरह से कट गई है, जैसे मैंने इस पिक्चर में बताने का प्रयास किया, अगर हाथ की अगर हड्डी या पूरा हाथ अगर कट गया है या पांव कट गया है तो उसके जस्ट ऊपर टूरने के मतलब एक जो होती है ऐसी चीज जिसके बांधने से वो प्रेशर बन जाता है और नीचे सर्कुलेशन रुक जाता है। क्योंकि वो अगर हाथ कट चुका है तो अगर वो क्रश्ड इंजुरी, आजकल तो रीइम्प्लांटेशन होता है, तो भी ये बांधने से ब्लीडिंग रुकेगी। इतना टाइट भी नहीं बांधे कि पूरा काला पड़ जाए और इतना ढीला भी नहीं बांधे कि ब्लीडिंग बढ़ जाए। अपन एक कंट्रोल प्रेशर से बांधते हैं, और जब बांधने वाले को समझ में आ जाता है कि ब्लीडिंग रुक गई, उतना बहुत होता है। और अगर चौड़े कपड़े से बांधेंगे तो उसमें नेक्रोसिस के चांसेस कम हो जाएंगे। अब मैंने एयरवे के बारे में बताया था कि टंग की पोजीशन देखें। थर्ड, सेकंड चीज, फिंगर से जो भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसका मतलब कोई अगर कोई चीज फंस गई है तो उसको निकाल दें और उसकी चिन को थोड़ा ऊपर उठा ले तो उसका एयरवे क्लीन हो जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे। ये एक आपको मैंने फोटो के रूप में बता रहा हूँ कि कैसे एयरवे क्लीन होता है। पहले वाले में हम देखते हैं कि अगर उसकी गर्दन पूरी सीधी है तो टंग फॉल हो जाता है उसका,
एयरवे क्लोज हो जाता है अगर वो बेहोश है, और अगर आपने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो उसका एयरवे ओपन हो जाता है। वो सिंपल मैकेनिक है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के लिए अपने को माउथ या नाक से दे सकते हैं। इस बारे में मैं आपको अलग से फिर से बात करूंगा। इसका एक होता है 12 से 15 इन्फ्लेशन पर मिनट एडल्ट्स में देते हैं। उसके बारे में सीपीआर पे अलग से बात करूंगा कि मुझे सीपीआर मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मेरा ऐसा मानना है कि पढ़े लिखे आदमी को सीपीआर जरूर आना चाहिए। इसमें आपने अभी थोड़े दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा कि एक एयरपोर्ट पे आदमी एकदम बेहोश होकर गिरा, और वहां पे जो एक व्यक्ति मौजूद था उसने सीपीआर किया, और वो व्यक्ति जो एक बड़ा सम्मानित व्यक्ति था समाज का, अपने देश का, उसकी जान बच गई। ये हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये सीपीआर के बारे में बात कर रहे हैं। सीपीआर अगर अनकॉन्शियस है, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है और कोई रिएक्शन नहीं हो रही, सडन हार्ट अटैक हुआ है, तो हमें सीपीआर करना चाहिए जिसमें पल्स और हार्ट रेट नहीं आती है। और ये पहले 3-4 मिनट में अगर कर दिया तो आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। इसके लिए एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन नाम की चीज होती है। मैंने इस फोटो में बताया कि सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट बोन, अगर हम कहेंगे जो स्टर्नम होता है, उस जगह को हम लोकेट करेंगे, उस जगह को हम देखेंगे। उस जगह पे हम अपने ये दोनों हाथ मिलाएंगे। इस हाथ के अंदर वाले पोर्शन से हमें उसको दबाना है। दबाना से मतलब लंग कंप्रेस होगा और खुलेगा, और हार्ट कंप्रेस होगा और खुलेगा, जो एकदम से बंद हो गया है। तो ये जगह होती है किस जगह पे करना, और पूरा हाथ सीधा रहना चाहिए, जिससे कि आपका प्रेशर, मेरे ख्याल से मुझे आप लोग देख पा रहे होंगे फोटो में, ये हाथ हमारा सीधा रह के ऐसे प्रेशर जाना चाहिए। ये पर मिनट स्लो कंप्रेशन एडल्ट में, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट एक्सटर्नल ईसीसी, एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन, ये सीपीआर का एक बहुत बड़ा एरिया है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का। कि हमने देखा ये सीधा हाथ रख के व्यक्ति का एक फोटो बनाया है, वो लगातार उसके, अब ये मानते चलते हैं कि 80 से 120 हमारी पल्स होती है मिनिमम। तो हम जब ऐसा चेस्ट को बार बार करेंगे तो उसके हार्ट में पंप पड़े, हार्ट पे दबाव पड़ेगा और सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो हमको 100 बार 1 मिनट में कंप्रेशन करना चाहिए। ऐसे गिनती नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे अगर हम दबाव देंगे तो 100 बार आराम से होता है। डॉक्टर साहब थोड़ी सी स्क्रीन आपकी नीचे किया, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी। अब आया? वेरी गुड, थैंक यू, तो थैंक यू। अगर हमें सीपीआर कब करते हैं? जब ब्रीदिंग नहीं हो रही है, कोई कॉन्शियस नहीं है, कोई रिएक्टिविटी नहीं है, तो हमें सीपीआर जरूर कर देना चाहिए। अगर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग आ गई ये करने से, तो हमको उस पर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए कि बिगड़ नहीं रही। लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग नहीं आई, तो मैंने ये पाया है कि लोगों को हमारे अस्पताल में भी 40-40 मिनट सीपीआर करते हैं और आदमी की रिकवरी होती है। तो ये थोड़ा हमको समझना चाहिए कि हमें करना ही चाहिए। ये शायद हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश करी थी, वो नहीं आ पाया। सीपीआर में होता है कि अगर हम 2 लोग हैं तो 15 ECS 2 आर्टिफिशियल वेंटेज, मतलब 15 बार हमने अपने हाथ से दबाया छाती पे, उसके बाद रुके, और जो हमारा साथ में व्यक्ति है उसने नाक पकड़ी, मुंह को ऊपर किया, मुंह में मुंह लगाया, कोई कपड़ा रख के, और 2 बार तेजी से उसको सांस भरी, जिससे कि 15:2 का एक रेशो बन गया। अभी क्लियर हुई ये बात आप लोगों को? हेलो जी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये क्योंकि मेरा ये मेन थ्रस्ट है। अभी अपन दीपावली बात तो करेंगे, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है कि ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए। ये रिपीट करिए, रिपीट प्लीज। दिस जी? पॉइंट शुड बी रिपीट, दिस पॉइंट शुड बी रिपीटेड। Sir, this is recorded session, sir. मैं Dr. Lakshman, this is recorded session. You can have an entire look. अनिल जी प्लीज विल नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करिए कुछ का प्रश्न, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है और लाइव जाता है सब जगह। जी तो प्लीज। इसमें मैं फिर से बताऊंगा कि 15 बार अपने को ईसीसी एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन देना चाहिए इसी तरह से, और उसके साथ 2 बार आर्टिफिशियल। अगर अपन ने ये मान के चले कि 15-15 के सेट किए और 6 सेट किए, तो हमें 6 बार, मतलब 6 बार मौका मिलेगा 60 में से कि हम 90, जो 90 हम लोग ये दे रहे हैं उसमें से हमें 6 बार मौका मिलेगा कि हम उसके मुंह से भी सांस दें। अगर हमारे पास कोई, हम अगर अकेले भी हैं तो भी हमें 15 बार ये ऐसा करके 2 बार तेजी से सांस देना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि सांस नहीं दे पा रहे तो हमें ईसीसी कंटिन्यू करना चाहिए। स्मॉल चाइल्ड में 5 ECC 1:1 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, मतलब 5 बार चेस्ट कंप्रेशन और 1 बार सांस देना। उसके बाद मैंने बताया था कि रिकवरी पोजीशन बहुत जरूरी होती है।
हम आदमी का हाथ पकड़ें, जब अगर उसकी सांस आ गई तो उसको करवट दिला के एक साइड में करवट पे उसको लेटा लें। ये मैंने आपको बताया कि रिकवरी पोजीशन कैसे लेते हैं। एक बार हाथ से उधर लिया, टर्न किया और साइड में लेटा दिया, एक पाँव मोड़ दिया, तो उसका एयरवे सर्कुलेशन खुला रहेगा। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोराइजा हो रहा है। फिर हम उसकी ब्रीदिंग और अनकॉन्शियस देखते रहे जब तक कि उसको कोई मेडिकल एड ना मिल जाए या एम्बुलेंस ना आ जाए। अदर बेसिक थिंग टू नो, चोकिंग तो नहीं हो रही है कुछ, ये बर्न, फ्रैक्चर, बाइट, कैजुअलिटी, उसमें क्या करना चाहिए इस बारे में मैं बात करूंगा अभी। जैसे चोकिंग हो रही है, मैं ये चोकिंग भी इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि किसी को चोक हो रहा है, कुछ खाने में अटक गया और फिर हम लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, एकदम से आदमी घबरा जाता है। आप उसको आगे झुकाइए, उसकी पीठ पे थपथपाइए, फिर भी अगर नहीं हो रहा है, सेकंड वाले में बताया कि उसका जो चेस्ट के नीचे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे स्टमक के यहाँ पे हाथ रखें और उसको आगे झुका के पीछे से थपथपी दें, तो उसमें जो फंसा हुआ है गले में से वो निकल आएगा। और चोकिंग भी एक बहुत कॉमन कॉज है डेथ का, जिसको लोग समझने को तैयार नहीं होते। पॉइजनिंग के बारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आज का नहीं है, पर फिर भी ऐसा हमने सुना है कि बच्चे लोग कभी कभी पटाखे खा लेते हैं और उसके कारण उनको पॉइजन अंदर चला जाता है। तो उसमें सबसे अच्छी बात है कि उनको जितना जल्दी हो उल्टी करा दें। दूसरी इंजुरीज होती हैं जिसमें इमोबलाइज, देखिए कोई भी फ्रैक्चर होता है या चोट लगती है, बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन में एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी कोई चोट लगती है या फ्रैक्चर होता है तो दर्द किस कारण से होता है? दो हड्डियां टूट जाती हैं, वो आपस में रब करती हैं, उसके ऊपर की जो झिल्ली परत होती है वो आपस में घिसती है, जिसके कारण दर्द होता है। तो अगर किसी को चोट लगी है और फ्रैक्चर हुआ, आहत हुआ है, तो उसको स्प्रिंट बांध में, जैसे इसमें बताया कपड़े से बांध दिया या खपच्ची बांध दी। लोग कहते हैं खपच्ची बांध के बिगाड़ दिया, मेरा कहना नहीं, खपच्ची एक बहुत अच्छी चीज है। जब भी किसी को फ्रैक्चर हो तो खपच्ची जरूर बांध दे, जिससे कि उसको दर्द में आराम होगा और उसकी हड्डी जगह पे बनी रहेगी। इसका बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल, राइस प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग। कोई भी चोट का, राइस मतलब रेस्ट, आई मतलब आइस, सी मतलब कंप्रेशन, ई मतलब इलेवेशन। बहुत ही सिंपल सी बात है, राइस, रेस्ट यानी इमोबिलाइजेशन। उसको जब भी कोई चोट लगती है, बहुत बार मैंने देखा बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब चोट लगी, हमने गर्म पानी डाल दिया। बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए। उस जगह पे अगर ब्लीडिंग हो रही तो कंप्रेशन करना चाहिए। और इलेवेट मतलब हमारे हार्ट लेवल से अगर हम ऊपर कर देंगे तो उसमें स्वेलिंग कम आएगी और उसमें ब्लीडिंग कम होगी। ये एक छोटा सा स्प्रिंटेज बताया है जो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। घर में हाथ में चोट लगी और उसको आपने ऐसा रख के बना के लगा दी। ये मेरे हॉस्पिटल स्टाफ का ही है। स्नेक बाइट के बारे में एंटायर, इस बारे में अपन कभी और बात करेंगे क्योंकि ये मेरा पुराना प्रेजेंटेशन है जिसमें, क्योंकि स्नेक बाइट बड़ा कॉमन होता है और इसमें बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, इसके बारे में अपन कभी और बात करेंगे। कैजुअलिटी हो जाए तो कैसे करना चाहिए? अगर फुट से, अगर आप अकेले हो, जमीन पे पड़ा हो, तो फुट से ड्रैग करना चाहिए। इधर उधर से उठा के लोग भाग लेते हैं और अगर स्पाइन फ्रैक्चर होता है तो बड़ा नुकसान होता है। अगर अकेले हैं और कोई और नहीं है और ग्राउंड पे है तो अपन ने, ये मैंने बताया कि रिस्ट ड्रैग कैसे पीछे से पकड़ के अपन उसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप अलोन है तो कैसे गाड़ी में से निकालेंगे, उस बारे में फोटो है। ये सब मैं अभी ट्रॉमा के बारे में बात कर रहा हूँ, दीपावली के बारे में भी अपन बात करेंगे। 3 लोग हैं तो कैसे उठाएं। फर्स्ट एड, हमारे पास फर्स्ट एड किट, मैं यूजुअली फर्स्ट एड किट गिफ्ट भी करता हूँ जिसमें ये चीजें होती हैं। अब दिवाली के बारे में जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, पहले मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा कि जो आपको करना चाहिए। जैसे क्या है, अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि हमेशा कर्टन से दूर रखें, इलेक्ट्रिक वायरिंग से दूर रखें, ऐसी जगह पे रखें जहां पे कोई टकराए नहीं, बच्चों को दूर रखें। खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि आग से जल सकते हैं, वो टोडलर जाके उसको पकड़ लेते हैं, वो ध्यान रखें। और डोरवे हमेशा क्लियर रखें। डोर, हम लोग क्या माना जाता है कि दहली पे हमको दिया रखना, मेरा आपसे अनुरोध है कि दहली पे रखना, लेकिन थोड़ा साइड में रखना है, क्योंकि बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे उसकी तरह आकर्षित होते हैं, छोटे बच्चे, और हम अपने में कुछ कहीं लगे होते हैं और उसके बाद बच्चों को लग जाता है। फायर क्रैकर्स, इस पे बड़ा डिबेट होता है कि फटाके जलाना चाहिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से फटाके जलाना चाहिए, लेकिन वैसे फटाके जलाना चाहिए जिससे किसी को नुकसान न हो और पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो। जिसमें बहुत ज्यादा आवाज होती है वो नहीं करना चाहिए। अच्छे क्वालिटी के तो बताने की बात नहीं, सभी लोग समझते हैं कि अच्छे क्वालिटी का। किसी एडल्ट आदमी को ध्यान रखना चाहिए, जहाँ फटाके चला रहे हैं उससे बाकी जो फटाके हैं उनको दूर रखना चाहिए। और एक बात हमेशा माननी चाहिए कि जब भी हम फटाके चलाना तो एक बाल्टी पानी भर के रखने में कोई बुराई नहीं है। अपने पास एक बाल्टी पानी, और अगर कहीं आग लग गई,
या किसी फटाके के कारण कोई दुर्घटना हुई तो हम सीधे सीधे उस पानी से उसको साफ कर सकते हैं और एक बड़ी दुर्घटना को बहुत छोटी घटना बना सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस बार फटाके चलाते टाइम एक बाल्टी पानी अपने पास जरूर रख लें। कपड़ों के बारे में टाइट का मतलब ऐसे लूज कपड़े ना पहने, सिंथेटिक कपड़े ज्यादा ना पहने जिससे ये जल सकता है। पॉल्यूशन को बचाएं, अपने जो पेट होते हैं, जानवर होते हैं जो पालतू, उनको रखें, खाने से दूर रखें, एनवायरनमेंट की सेफ्टी रखें। और जो भी फटाके के कारण गंदगी हो रही है, पुनः आपसे अनुरोध है कि हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं स्वच्छता रखें, तो हम ऐसी जगह पे करें और सफाई खुद करें, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन बड़ा खराब लगता है साहब जब हम रोड पे निकलते हैं। तो अनुरोध मेरा सबसे ये रहेगा कि इन चीजों का ध्यान रखिए। अब अगर जल गया तो क्या करें? पटाखे से जलने का बड़ा एक, मेरे ख्याल से मेरे पास 3 मिनट बचे हैं, मैं 3 मिनट में खत्म कर लूंगा कृपा शंकर जी, मैं देखा हूँ। है डॉक्टर साहब, आप समय ले सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो इंजरी थर्मल और केमिकल बर्न होता है फटाके के अलावा, या कोई भी अगर किसी से जलता है तो सबसे अच्छी चीज होती है कि आप 5 से 10 मिनट तक अगर कर सके तो साफ पानी से धोएं और कुछ ना करें, पहले इतना कर लें। फिर उसके बाद 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न होता है, जिसमें स्किन चार्ज हो जाती है, जिसमें एक ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और जिसमें थोड़ा बहुत जलता है। तो इनके बारे में डिटेल में ये है कि अगर ब्लिस्टर्स हैं तो उसको फोड़ के कुछ ना करें, क्लीन करें, पानी से धोएं, उसमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा लें। अगर स्टेराइल ड्रेसिंग कर सके तो ठीक, नहीं तो साफ कपड़े से रख लें। उसका 10 और 3rd डिग्री अगर है तो भी सबसे पहला जरूरी काम है पानी से धोना। अब फर्स्ट एड इन दिवाली बंद, प्रिकॉशन सबसे बड़ी चीज है। मैंने जैसे बताया कि पानी की एक बकेट भर के जरूर रख लें। कपड़े में अगर आ गया तो सबसे पहले कपड़े निकाल दें, और ऑक्सीजन सप्लाई उस जगह का रुक सकता है। अगर जैसे कहते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन एक और चीज है कि अगर आग लगी है तो ऑक्सीजन आग में और बड़ा काम करती है। तो जैसे उसमें अपन उसको कवर कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, कंबल से कवर कर दिया, होता है कि उसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई उस जगह की रुक जाती है और उसके कारण से बर्निंग कम हो जाती है। फर्स्ट एड बॉक्स अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। क्रैकर्स को दिए से दूर रखें। अगर माइल्ड डिग्री बर्न है तो उसको 10 मिनट पानी से धो लें, क्रीम लोशन लगा लें। सीवियर बर्न है तो उसको 15 मिनट तक धोएं और हॉस्पिटल में इमीडिएट ले जाएं। अगर सीवियर बर्न है और किसी को भी लग सकता है तो उसको कपड़े से या बेडशीट से ढक के ही लेके जाएं, जिससे इंफेक्शन कम से कम हो। अब ये प्रिवेंशन अप्रोच टू कॉपिंग विद द ट्रॉमा डिजास्टर, आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ टन ऑफ क्योर। मैं जो पहले शुरू में बात कर रहा था कि अगर हमने प्रिवेंशन कर लिया तो ये छोटा सा भी प्रयास जो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं उससे बचा सकता है। Strategies that prevent to crisis, emergency and mitigation strategies that minimize the impact of disaster are the most effective term of avoiding the harmful mental health effect of the trauma. मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको भगना नहीं है, डरना नहीं है, समझना है और समझने के बाद अपने को उस प्रयास पे करना है। मेरा मेन फोकस सीपीआर पे रहा है, सीपीआर पे रहेगा। आप लोग सबको सीपीआर की ट्रेनिंग चाहिए हो तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको उस पर भी भेजने का प्रयास करूंगा। क्योंकि सीपीआर अगर आपको आता है तो आप मान के चलिए कि पूरे जीवन में एक आध बार तो आपको मौका मिलेगा कि आप किसी की जान बचा पाए, और इससे बड़ा मुझे लगता नहीं कि पुण्य का काम या कोई अच्छा काम हो सकता है। सीपीआर आप लोगों को सबको आना चाहिए, जितने लोग बैठे हैं सबसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि सीपीआर को जरूर देखें। नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, 2-4-10 बार देखेंगे। बहुत ही आसान काम है। अपने को 100 बार कंप्रेशन देना है, 15 बार मुंह से मुंह सांस दे सकते हैं तो सांस दें, नहीं तो कंप्रेशन ही करते रहें, उसके बावजूद आप जान बचा लेंगे, ये मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 30 मिनट का समय मिला था, मैंने 4:33 मिनट पर खत्म किया। बराबर 30 मिनट में मैंने कोशिश करी अपनी बात समरी अप करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप जुड़े रहिएगा, हम प्रश्न उत्तर लेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले आपको भी अच्छा लगेगा, हम सीधे अनूपपुर चल रहे हैं जहाँ पे हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। श्री कुमार ध्रुव जी जुड़े हुए हैं, चेयरपर्सन हैं CWC अनूपपुर के, लगभग 25 सालों से बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक लंबा अनुभव है बच्चों के क्षेत्र में काम करने का। और आज का दिन जो इतना बड़ा चुनौती भरा दिन है, 2 तरीके से, एक तो दीपावली की छुट्टियां, ऊपर से भारत पाकिस्तान का मैच के बावजूद भी आपने ये जिम्मेदारी उठाई कि आप बच्चों को लेके आएंगे और ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। ऐसी आपने जो जिम्मेदारी उठाई तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीधे आपसे बात करते हैं और बच्चों से बात करेंगे। कुमार सर आपकी तरफ चलेंगे, ओवर टू यू जी। शुक्रिया चौबे जी, डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे। जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बहुत खास मौका था और
चुनौती तो थी हुई थी परिस्थितियों में, जैसे कृपा शंकर जी ने कहा कि एक तो मैच है और दीपावली, लेकिन ये भी था कि बच्चों के साथ जुड़कर हम कुछ इस तरह से मूलभूत और कुछ बुनियादी सवालों पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे जब हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट जुड़े होंगे। तो मेरे लिए जरूर। ये बहुत चैलेंजिंग, आप सब साथ में हैं और अब मैं सीधे ही आप बच्चों और आपके बीच में कोई बाधा नहीं बनते हुए तारुफ कराता हूँ बच्चों से। तो ये हमारे बच्चे हैं। बच्चों नमस्कार। नमस्ते। बेटा आप लोगों ने मेरी बात सुनी होगी, दिवाली के दिन पटाखों से थोड़ा बच के रहना, चलाना जरूर, लेकिन घर में माँ पिताजी को बोलना कि एक बाल्टी पानी पास में रख लें, कभी जरूरत पड़े, जरूरत ना पड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रिकॉशनरी एक बाल्टी पानी जरूर रखना पटाखों से थोड़े पास में, है ना? रखोगे? अच्छा, उसमें पटाखों को डाल देना पानी में, करोगे? नहीं करोगे, वो मत करना, बस बाल्टी भर के रखना। बच्चों के कुछ प्रश्न है डॉक्टर साहब, जो हम ऐसे हाँ, हमारे जरूर। सत्र में बच्चे अपना प्रश्न पूछेंगे और हमारे बीच के जो भी एक्सपर्ट हैं उसका जवाब देंगे। जी कुमार जी। इससे पहले कृपा शंकर जी, इस जगह के बारे में मैं एक दो बातें कहूँ। एक तो मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी जिले पर हम हैं और यहाँ से महज 10 किलोमीटर दूर दूसरा प्रदेश शुरू होता है। तो यूँ समझिए कि इस प्रदेश और इस जिले के आखिरी गाँव में हम बैठे हैं और बच्चों को आप देखेंगे कि कई बार लगता है कि दूर दराज के गाँव के बच्चे कहाँ तक पहुँचे होंगे। तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे सवाल हैं जो उनके सवाल हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं उनके पास आवाज नहीं आ रही है सही। मैं कोशिश करूंगा। आवाज आई? आ रही है, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें, बीच में न टोके प्लीज। जी जी। तो बस इन बच्चों के साथ बैठ के मैं ऐसे कुछ सवाल निकालने की कोशिश कर रहा था, तो बच्चे अपने सवाल खुद ही करेंगे। इसमें मैं बच्चों की तरफ ले सकता हूँ पहले और माइक दोनों को, और जैसा कि कृपा शंकर जी ने कहा है कि जो एक्सपर्ट है उनके जवाब देंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे नन्हा साथी जी। मैं थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि हमारे अधिकार कौन से हैं जो संविधान। हमारे क्या अधिकार हैं, बच्चों के क्या अधिकार हैं? कुमार जी यही प्रश्न है शायद, बच्चों के क्या अधिकार हैं? उन्होंने कहा कि जो संविधान में अधिकार लिखे हैं वो अधिकार कौन कौन से हैं हमारे। संविधान के अधिकार कौन कौन से, बड़ा भारी प्रश्न है बच्चों का। तो पिछले सप्ताह भी मैंने चर्चा किया था कि इस प्रश्न की बजाय बच्चे आप लोगों को ये कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं मिल रही है। यूएनसीआरसी के समझौते और हमारे संविधान के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, तो मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है सारे अधिकार बच्चों के। तो अभी तो आप लोग समझिए कि आप अच्छे से शिक्षा प्राप्त करिए, खेलिए, इस उम्र में यही आपके अधिकारों में होना चाहिए। और जो 4 कैटेगरी है उसमें जीवन जीने का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार, और एक जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, और एक और है मैं भूल रहा हूँ, अगर कोई ऐड करना चाहे तो ये 4 अधिकार जो बेटा आपको दिए गए हैं संविधान के द्वारा, और ये सभी बच्चों को दिए गए हैं। तो अभी तो आप अच्छे से खेलो कूदो। जी, शिक्षा का अधिकार सर। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार नहीं है उसमें। तो ये 4 अधिकार जो मूलभूत अधिकार है बेटा आपको प्राप्त है संविधान के द्वारा। याद आ जाएगी तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जी जी जरूर। और कोई प्रश्न? जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सर जितना भी काम कर लूं कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है? अरे रे रे रे, ये तो इसका जवाब कौन देगा? हमारे CWC में से कोई है? डॉक्टर साहब आप जवाब देंगे इसका? हाँ मैं बिल्कुल देंगे कि बेटा अपना काम करो, रिकॉग्नाइज लोग अपने आप कर लेंगे, ढूंढ के निकाल लेते हैं। मेरे को बुला के लाए कि संडे के दिन, मैं ट्रामा पे काम कर रहा था, कृपा शंकर जी घर से निकाल के लाए संडे के दिन। मैं ट्रामा पे काम करता हूँ, नहीं ढूंढ लिया। आप करो काम, आपको सब ढूंढेंगे, आप चिंता ना करो उसकी। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ प्लीज प्लीज। सर मैं ममता नरेंद्र सिंह, CWC चेयरपर्सन रीवा। सर मैं अपनी बिटिया को ये बताना चाहूंगी, कोई नहीं करता कोई बात नहीं, लेकिन जब रात हो जाए और जब सोने जाने लगे तो शीशे के सामने खड़े होके अपनी पीठ खुद थपथपाए कि वाह मैंने कितना बढ़िया काम किया। एक जन सुन रहा है, एक जन बोल रहा है सर, अब 2 हो गए, और खुश मन से सो जाए सर, और 10 रुपए अपनी जेब में रख ले कि आज का मेरा इनाम है जो मैंने बढ़िया काम किया।
ठीक है। जो आपने अधिकार पूछे थे बेटा, वो 4 श्रेणी के अधिकार हैं: जीवन जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। इसी में अधिकार में 54 अधिकारों को बांटा गया है संविधान के द्वारा। जी, अगला प्रश्न। My name is Nancy Patel. I study in 4th A. My question is, पटाखे बहुत अच्छे लगते हैं, जलाने का भी बहुत मन होता है, लेकिन सब कहते हैं कि मत जलाओ, अभी छोटी हूँ, क्या करूँ? डॉक्टर साहब, ये तो मतलब बच्चों के साथ नाइंसाफी है। नहीं, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि पटाखे तो चलाओ, लेकिन अपनी सुरक्षा करके चलाओ बेटा। जैसे पटाखे, अनार चला रहा है, अनार के सामने झुकना नहीं, साइड से चलाना। पटाखे तो चलाना चाहिए। और 2 तरह के पटाखे होते हैं, जिनमें एक में आवाज और धुआं बहुत होता है, उन फटाकों को जरूर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जो हमें आनंद देते हैं, जिसमें फुलझड़ी है, अनार है, छोटे बम है। इनको चलाओ, अपनी सुरक्षा करते हुए दूर से चलाओ। बहुत सारे लोग हाथ में लेके चला देते हैं, हाथ में फट जाता है, वो प्रयास ना करो, तो सभी ठीक होगा, कोई दिक्कत थोड़ी जाएगी उसमें। मेरा नाम एकता सिंह है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मेरा सवाल है, मिठाइयाँ मुझे अच्छी लगती है, ये सब कैसे दाखिला हो जाएंगे? अगर क्या इसलिए मिठाइयाँ खाती? समझ में नहीं आया डॉक्टर साहब, आप थोड़ा बोल देंगे जी? ध्रुव जी। जी, इन्होंने कहा कि सब कहते हैं कि मिठाइयाँ खाने से दांत खराब होंगे, और मुझे मिठाइयाँ खानी बहुत अच्छी लगती है, तो कोई तो एक लिमिट बता दीजिए कि मैं इतना ही खाऊं, कहाँ रुक जाऊं? डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि मैं इस बारे में क्या बताऊं। मुझे मिठाई अभी तक अच्छी लगती है, मैं अभी तक खा रहा हूँ। बेटा मिठाई खाओ, कोई चिंता मत करो, बस पचाते रहो। और मिठाई खाने के बाद मुंह धो लो अच्छे से, दांत साफ कर लो। दांत कुल्ला कर लो और ठीक हो जाता है। मिठाई की किसने बोला आपको मनाही करी है? जिसने किया उसको मेरे से बात कराना, मैं खाता हूँ। आवाज नहीं आ रही। हम तो साथ जी कुमार सर, आवाज नहीं आई। ये कह रही है कि खेलने में मजा बहुत आता है, लेकिन घर वाले दूर नहीं जाने देते खेलने, हमेशा बंधन, लड़की हो कैसे जाओगी, पास में खेलो, घर में खेलो, तो क्या करें? अब ये तो बेटा आपकी सुरक्षा की वजह से घर वाले दूर मना करते होंगे, पर आप 2-4 लोग, 5 लोग, सहेलियां एक साथ जा सकते हो, पर बहुत ज्यादा दूर मत जाओ, सड़क क्रॉस करने में दिक्कत होती है। घर के अंदर खेलें तो ज्यादा अच्छा रहता है। खेल भी जरूरी है और खूब खेलना चाहिए, पर सुरक्षा के साथ, सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर बहुत दूर जाने में सुरक्षा को खतरा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। मेरा सबसे ये पॉक्सो के बारे में जानकारी। किसके बारे में? पॉक्सो के बारे में जानकारी चाहिए। पॉक्सो के बारे में जानकारी। जी। कोई जवाब देगा? दीक्षित जी जुड़े हैं क्या? एक्सपर्ट हैं हमारे पीसीपीएनडीटी के। दीक्षित जी, प्रदीप जी, कोई भी जवाब दे सकता है, नहीं तो मैं जवाब दूं पॉक्सो के बारे में। डॉक्टर के दीक्षित, वनीता जी, अजय जी वनीता जी, कोई भी जवाब दे सकता है इसका? ये ओपन सेशन है। दया जी, आप भी जुड़े हुए हैं, ममता जी भी जुड़ी हुई हैं, कोई भी जवाब दे सकता है जी। डॉक्टर साहब, जी, आप पॉक्सो के बारे में बच्चे जान रहे हैं। आंसर जी डॉक्टर साहब जवाब दीजिए ना। खेमरिया जी, जी भाई साहब जुड़े? नमस्ते। नहीं आ रही? अच्छा, देख लीजिए। अच्छा, अब सभी बच्चों को प्यार और नमस्कार। कोई ये बच्चे जानना चाहते हैं पॉक्सो एक्ट क्या है। पॉक्सो एक्ट सन 2000
2004 में बना और 12 पॉक्सो एक्ट की जरूरत इसलिए महसूस की गई कि जो अब बच्चों को बच्चे के रूप में इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारे जो भी हमारे प्रति या गर्ल्स के प्रति या बॉय के प्रति कोई भी व्यक्ति की प्रतिक्रिया ऐसी है जो गलत है, आपको छूने का तरीका, आपको पकड़ने का तरीका, आपसे बात करने का तरीका, आपको देखने का ढंग, जो भी गलत तरह की प्रक्रिया है वो पॉक्सो एक्ट में आई। और पॉक्सो एक्ट की जरूरत तब महसूस हुई इसमें बच्चों को सभी को शामिल किया गया। पॉक्सो मतलब कि आप बच्चे अपने रूप में समझ रहे हैं ना, जब छोटे बच्चों को गलत तरीके से कोई टच करता है, कोई छूता है, तो उसके अंतर्गत आपकी सुरक्षा कैसे की जाए, तब पॉक्सो एक्ट दिया गया। 2012 के अंतर्गत सबसे पहले पॉक्सो एक्ट में जो किया गया ये 12 साल तक की बच्ची के साथ अगर कोई तरह का यौन शोषण या दुराचार होता है तो उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया। पहली बार संक्षेप में अगर हम बात करें दया जी, तो पॉक्सो एक्ट बच्चों को लैंगिक अपराधों से बनाने के लिए बहुत ही खूबसूरत कानून है। बहुत सारे प्रोविजन है, इतनी सारी बातें बच्चों को ना बताएं, पर बच्चों को इन अपराधों से बचाने के लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और सुंदर कानून है जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जी, अगला प्रश्न। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग बच्चों को कहते हैं कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए, लेकिन क्या ये संभव है? डॉक्टर साहब आपकी तरफ। नहीं, ये प्रश्न ऐसा है जो सार्वजनिक प्रश्न है, इसमें डॉक्टरी का कोई लेना नहीं है, पर फिर भी मैं इसका जवाब दूंगा। ये बच्चे उम्र से बड़े पहले हो गए, ये बड़ा कॉमन सा जिसको हम बोलते हैं जनरेशन गैप वाला क्वेश्चन है। पहले जनरेशन गैप 20-20, 30-30 साल में होता था, आजकल 5 साल में होता है। इतना ज्यादा नॉलेज हर जगह मिल रहा है जो हमको बहुत मुश्किल से मिलता था, आप लोग को आसानी से मिलता है, इसलिए शायद लोग बोलते हैं बच्चे उम्र से पहले बड़े हो गए। बच्चे उम्र से पहले बड़े हो गए से समझदारी से अगर लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाएं, समझदारी है। लेकिन बच्चे उम्र से पहले बिगड़ जाए उसको समझदारी नहीं कहते। तो आपको ये बेटा समझना पड़ेगा कि बच्चे बड़े हो गए उम्र से पहले, इसका मतलब आप पे समझदारी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और आप बिगड़ गए तो गलत बात है। ठीक है, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा बेटा, कि बहुत से ऐसे काम हैं जो उम्र के अनुसार ही अच्छे लगते हैं। आपकी उम्र में खेलना कूदना लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है, पर अगर मैं इस उम्र में निक्कर पहन के और हाफ शर्ट पहन के सड़क पे गिल्ली डंडा खेलूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें कुछ काम अपनी उम्र के अनुसार ही करना चाहिए, वही अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। मेरा नाम अस्तित्व किशोरवानी है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें त्योहार से ज्यादा मोबाइल पसंद है और बड़े टोकते हैं कि मोबाइल रखो और त्योहार बनाओ। मोबाइल पसंद है तो मोबाइल से क्या परेशानियां हैं डॉक्टर साहब बताएंगे, आपको क्या क्या समस्याएं हैं और खेलने कूदने के क्या फायदे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, मोबाइल जो है ये तो मेरे हिसाब से अभी जो समय चल रहा है इसके लिए डिजास्टर है बेटा। आप लोगों को आंख आपकी इतनी मजबूत नहीं होती है, आंख पे प्रेशर पड़ता है, दिमाग पे प्रेशर पड़ता है मोबाइल के कारण, और 17-60 ऐसी बातें पता लगती जो नहीं लगना चाहिए। तो मेरा भी मानना है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई का विषय है तो पढ़ाई घर में हो सकती है। अब पहले जब कोविड लॉकडाउन था तो ठीक है मोबाइल की जरूरत थी, बाकी मोबाइल से कभी किसी को कोई बहुत ज्यादा फायदा बच्चों को तो नहीं होता, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। तो बेटा मोबाइल से तो दूर रहो। मोबाइल से खेलने पे हमारे पास सिर्फ ये जगह जो खराब होती है और जिस पे प्रेशर पड़ता है, जिस पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। और अगर हम खेलने जाते हैं तो हमारे हाथ पैर मजबूत होते हैं, हम बाहर खेलते हैं तो हमारा दिमाग मजबूत होता है, हमारी बुद्धि बढ़ती है। मोबाइल से बुद्धि संकुचित हो जाती है क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज देखते हैं और वो आपके दिमाग में घर कर जाती है, जिसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो मोबाइल सबकॉन्शियस माइंड के लिए, आपके जो चेतना है उसके लिए बहुत खराब चीज है। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि मोबाइल पे खेल तो बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहिए, एडिक्शन होता है।
मैं सहमत नहीं हो पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा, जो हो रहे हैं उनसे मैं माफी मांगूंगा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही बात करिए। मोबाइल का विकल्प ढूंढो बेटा, मोबाइल आभासी दुनिया है, हमें आभासी दुनिया से वास्तविक दुनिया में आना है। जितना अच्छा आप बाहर आउटडोर एक्टिविटी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी कुमार सर। मुझे लगता है कि बच्चों के जो सवालात आज हम लोगों ने निकाले थे तो वो तकरीबन सारी बातें हो गई हैं और जी। बच्चे भी इस बात को लेकर बहुत खुश हो रहे हैं। मैं इनके चेहरे से देख पा रहा हूँ कि ऐसे तमाम सवाल हैं जो कई बार वो नहीं पूछ पाते, घर पे शेयर नहीं कर पाते हैं, तो एक ऐसा मंच मिला है जो अपनी ऐसी बात खुल के कह पाए हैं। ये शुरुआत मात्र है कृपाशंकर जी, इस मीटिंग को हम थोड़े बड़े स्तर पर और करेंगे। मैं आपको इस प्रदेश के सबसे आखिरी गांव में ले जाऊंगा बिल्कुल। और आप वहां जब के है ना, तो वहां के बच्चों से हम बात करेंगे। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कई बार मुझे लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो आज के लिए मुझे लगता है कि आज इन बच्चों के लिए इतनी बातें पर्याप्त हैं और आगे के लिए हम इस तरह जरूर प्लान करेंगे। आपने मौका दिया है, आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कुमार जी। वैसे आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे काम जो प्रदेश के आखिरी जिला जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आप कहना चाहते हैं तो आप भी बात रख सकते हैं, नहीं तो हम इस सत्र को ओपन करेंगे डॉक्टर साहब से सीधे प्रश्न उत्तर के लिए। पर मैं चाहूंगा कुमार जी आप कुछ अपनी बात करें, जो अच्छा नवाचार किया हो आपने या कोई प्रयोग किया हो तो। जी 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 जी, बस आखिरी के 2-3 मिनट में लूंगा। जिस तरह हमेशा से ही मुझे लगा है कि तमाम चीजें, विकास कहें या जानकारी कहें, वो बड़े शहरों से जब चल के गांव तक पहुंचती हैं तो बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं जो उन तक पहुंचने नहीं देती हैं। मेरा गांव ऐसा हमेशा लगता था कि एक प्रतिनिधित्व करता है इस पूरे प्रदेश को। एक राजनीतिक दल की अगर बात करें तो जिस राजनीतिक दल की चर्चा मेरे गांव में होती है तो मैं जान जाता हूं कि इस बार सरकार उनकी बनने वाली है। बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं मेरे गांव के बच्चे, मोबाइल बहुत कम है। मजेदार बात यह है कृपाशंकर जी, मेरे गांव में अभी तक एक भी पान का ठेला नहीं है। एक ऐसा गांव है जहां पान का ठेला अभी तक नहीं है। एकदम से 10 साल हुए हैं प्रधानमंत्री सड़क बनने के बाद से हम इस सारी दुनिया से जुड़ पाते थे बरसात में, वरना इससे पहले 7-7 नदियां पार करके जाते थे। तो इस परिस्थिति में रहना, वहां पर सरवाइव करना और बच्चों को उनके मूलभूत अधिकार के लिए लगातार हमारी कोशिश में लगे रहना, ये बहुत खास अनुभव भी देता था और हमारे लिए चैलेंजिंग भी था कि बच्चों तक कैसे पहुंचे और बच्चों की समस्याओं को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो जिले तक इस बात को ले जाना है, इसके तरीके कैसे हमने डेवलप किए हैं, जिला स्तर से गांव तक चीजों को कैसे लेकर हम आए हैं, समस्या का समाधान कैसे लेकर आए हैं, ये एक पूरे दिन का विषय होगा। लेकिन मैं बस एक इशारे में ऐसा कहता हूं कि हम एक माध्यम थे, एक कोशिश थी कि गांव और शहर के बीच इस तरह की एक कड़ी बन पाए हैं हम। इन 25 वर्षों में एक ऐसा हो पाया है कि इस कड़ी के माध्यम से हम गांव की बात शहर तक ले जा पाते हैं। अब संसाधन थोड़े विकसित हुए हैं, संवाद के साधन बढ़े हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें सहज हुई हैं। लेकिन आज भी मेरे गांव को जब मैं देखता हूँ, गांव इस प्रदेश के आखिरी गांव को जब मैं देखता हूँ, तो अभी भी लोग उतने ही भोले हैं जैसे आज 20 साल पहले। हम कई बार फिल्मों में देखते हैं कि अच्छा कोई इतना भोला हो जाता है क्या, इतना भोला हो सकता है क्या। तो इसलिए आप आसपास के 20-25 गांव में मैं कभी नहीं सुना हूं कि इस तरह कोई हत्या हुई हो, कोई बलात्कार का कोई प्रकरण आया हो। चोरी बहुत छोटे मोटे बच्चे कभी किसी के खेत में गए तो खीरा चुरा लिया या तो कोई फल तोड़ लाए, इस तरह के अलावा बड़ी चोरियां कभी सुनने को नहीं मिल रही हैं। तो गांव अभी भी अपने मूल स्वरूप में है और लोग और बच्चे उसी विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कई बार हमको लगता है कि विकास की इस दिशा में थोड़े पीछे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जो सच्चा इंसान हम खोजते हैं वो हमारे गांव के आसपास के गांव में बच्चे और लोग वैसा ही मिलते हैं। तो मैं तो सबको आमंत्रित भी करूंगा कि इस तरह का कोई कन्वेंशन या इस तरह की बैठक मेरे गांव में आप कर सकें। तो सारी व्यवस्था और संसाधन हम जुटाने के बाद ये आपको आमंत्रित करेंगे ही, किस तरह की कोई योजना जरूर बनाए सीसीएफ। बिल्कुल सर, हम आएंगे और आभासी दुनिया से निकल के वास्तविक दुनिया में आएंगे। और आपके बारे में कहते हैं कि सिर्फ इत्र से नहीं महकता है खुशबू, कुछ शख्सियत भी महकाया करती है। तो आपकी भी शख्सियत ऐसी है जिससे खुशबू आती है। और हम आएंगे आपके गांव में। सत्र ओपन है, प्रश्न उत्तर सीधे डॉक्टर साहब से कर सकते हैं हमारे विषय के ऊपर, हमारे एक्सपर्ट से भी बातचीत कर सकते हैं। जी हैंड रेज करिएगा एक एक। डॉक्टर लक्ष्मण आपने हैंड रेज किया, आप अपनी बात रखें। डॉक्टर लक्ष्मण शॉर्ट में बात रखेंगे तो हम ज्यादा लोगों को ले पाएंगे। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। एक चाइल्ड if one child is suffering from anemia, asthma or epilepsy, after going some time to the Durga Puja, Kali Puja, on the way
one became the heel. So how can we diagnose? How can we find out the actual cause of that abnormality in the child? See, if patient is already known for asthma and epilepsy, already known for that, he must avoid this environmental pollution. Ask him or her to go with the mask, and if she or he apply a wet mask, is going to be helpful for her if it is known case. And if it is not known case and it's precipitated with that, the thing is that कि उसको सबसे पहले उस जगह से दूर ले जाएं जहां पे ये पॉल्यूशन हो रहा है, और उसको मास्क लगा के रखें, ओपन वेंटिलेशन रखें, तो उसको हेल्प मिलेगी। जी सर। मैं एक बार इनको, ध्रुवे जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम करने पे ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। मैं आपको हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं कुमार ध्रुवे जी। सर डॉक्टर लक्ष्मण त्रिपुरा से जुड़े थे, अब हम आपको हरियाणा लिए चलते हैं। उषा जी जुड़ी हुई हैं हरियाणा रेवाड़ी से। उषा जी अपनी बात रखें। नमस्कार सर सबको। ये पूछना चाह रहे थे कि सीपीआर किन किन इंजरीज में हम दे सकते हैं? कोई सी भी इंजरी में जहां पे पेशेंट की सांस चली गई हो और उसका हार्ट बंद हो गया, उसमें सीपीआर जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 100 में से 5 ऐसे मरीज होंगे जो बच सकते होंगे, बचेंगे। सीपीआर के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, आप किसी जिंदा आदमी का सीपीआर करोगे तो शायद आपको झापड़ पड़ जाए, वो हो सकता है। जी हमें तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। जी, अभी एक करंट लगा था किसी को और मेरे बेटे ने सीपीआर दिया था। उसको डाउट था कि कहीं और मतलब कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, लोग सोचे कि जिंदा था और मर गया, लेकिन वो बच गया। वो बच जाएगा। आप करंट वाले को सीपीआर तो चमत्कार है, और आपके बच्चे को साधुवाद होते सीपीआर दिया। मैं इसीलिए सीपीआर पे इतना जोर देता हूं कि अगर हम लोग ये करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। सीपीआर से हम बहुत अच्छे समाज में, मतलब ये तो आना ही चाहिए सीपीआर। मेरे हिसाब से तो कंपलसरी कर देना चाहिए। मैं स्कूल्स में जाता हूँ, जो मिडिल स्कूल्स होते हैं, जो हायर स्कूल्स होते हैं, उसमें मैं इस बात का लेक्चर लेता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम। डॉक्टर साहब अगली लास्ट टाइम आप थे नहीं तो गिनीज बुक वाले प्रोग्राम में हम आपका लाइव सेशन रखने वाले थे। पूरे देश के करीब 250-300 लोग आए हुए थे। अगला सेशन हम दिसंबर में करेंगे, तो आपका एक सेशन रखेंगे इसके ऊपर आधे घंटे का। जी धन्यवाद। वनीता जी जुड़ी हुई हैं कर्नाटक से। वनीता जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। Yeah, sir. Namaste, sir. Ajay, sir. Namaste. Good evening, sir. Namaste. Namaste to all and good evening, sir. Nice to hear you, sir. Because these rules and regulations have to be followed across everybody. Because बच्चों से क्या होता है, बड़ों से क्या होता है, you explain everything in need. So we need to concentrate. Many NGOs have to work for this cause, sir. क्योंकि road accidents में immediately nobody rush up. एक ban बना गया है, but they're not following it up with much more care and protection for such things. So ambulances बना गया है. NHAI has given 1 ambulances for each and every accident care. But I think we need to give more awareness for public also. First aid क्या करना होगा. So I think this will be a more informative information what you have shared, sir. Thank you very much. Thank you much. I think you are sitting in a car. Safe drive safe should. Yeah. Yeah, sir. I think thank you you, sitting sir. in a car. I can see that. Yeah, sir. No, Be safe for that. Yeah, sir. Thank you, sir. I'm sitting safe, sir. शिवपुरी से रविंद्र जी जुड़े हैं, और शिवपुरी से हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़े थे। अनफॉर्चुनेटली उनका लिंक डिस्कनेक्ट हो गया। तो अध्यक्ष जी की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद, खास करके डॉक्टर अजय मेहता का। रविंद्र जी आप अपनी बात रखें। ओझा जी जी रविंद्र जी अपनी बात, माइक बंद है आपका। हाँ सर, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते रविंद्र जी, नमस्ते। हाँ सर, ये कह रहे थे कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसके नाक से और कान से खून आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मतलब हम क्या करें? उसको खून बंद कर दे तो वो अंदर जाने लगेगा तो और दिक्कत हो जाएगी, तो क्या उसको बहने दें? नहीं, नाक से जब खून बहता है और अगर आप नाक बंद कर देते हैं और करवट दिखलाते हैं, तो वो मुंह से खून बाहर आएगा। अच्छा, हाँ। तो वो ऐसा नहीं कि चला जाएगा। और कान से तो एक साइड में करें, और लगातार अगर खून बह रहा है तो प्रेशर डाल के बंद करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि खून को बहने दें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन आप उसको जैसे अगर थोड़ा सा कॉटन रख देंगे कान में, तो वो खून अगर प्रेशर होगा तो बंद हो जाएगा, और बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो बाहर आ जाएगा। कोई इसमें